तबीबा को इसके बारे में ज़्यादा इल्म होना चाहिए ताकि वो सही तशख़ीस कर सकें, बर वक्त इलाज कर सकें और मरीज़ को जो है इस ज़्यादा माजूरी से बचा सकें। अगर फालिज होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अगर खुदा न खासा दिमाग के किसी हिस्से को अगर खून की सप्लाई ना हो रही हो और वो जिस हिस्से को वो खून की नालियाँ खून सप्लाई कर रही होती हैं, जब उनको खून सप्लाई नहीं होता तो उनको ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं होती। अगर चंद सेकंड यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक अगर वहाँ पर खून की सप्लाई ना पहुँचे दिमाग के उन खलियात को, तो वो खलियात डेड हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। तो इसकी आमतौर पर दो वजूहात होती हैं। एक तो ये हो सकता है कि खून की वो नालियाँ जो हैं जो खून सप्लाई कर रही हैं वो उनमें कुछ स्क्रेड वाक़या हो जाए, इस वजह से खून सप्लाई ना हो रहा हो, या उनके अंदर कोई सुद्दा पैदा हो जाए या क्लाट पैदा हो जाए जिसकी वजह से वो खून सप्लाई ना करें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये यकदम फालिज हो जाए, यानी कोई दिमाग के कोई शरियान फट जाए तो उस वजह से भी फालिज हो सकता है। फालिज आमतौर पर उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनका रहन सहन बड़ा ही सादा होता है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, लेटे रहते हैं, जिनके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं। वो लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं और जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं जा रही होती, या वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, वो ब्लड प्रेशर की दवाएं तो खा रहे होते हैं, उनका वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ठीक जा रहा होता है, कहते हैं अब हमारा ब्लड प्रेशर तो ठीक है जी, बद परहेज़ी भी करते हैं, दवाइयाँ भी छोड़ते हैं, कुछ अरसे बाद लगता है बीपी शूट किया और उसकी वजह से उनको फालिज हो गया। अब फालिज चाहे खून की नालियों की तंगी की वजह से हो, क्लॉट की वजह से हो, या खून की नाली फट जाने की वजह से हो, बाहर के दौरान का रिज़ल्ट एक ही निकलता है कि इंसान का वो हिस्सा जिसको वो खून की नालियाँ खून सप्लाई कर रही होती है, जब वहाँ पर खून नहीं पहुँच पाता तो फिर वो उनके वो खलियात डेड हो जाते हैं। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि जैसे आप दोस्तों ने पहले भी बताया है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, एक लेफ़्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन, ये लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। हमारा जो दिमाग का जो लेफ़्ट साइड है, वो जो खून जो उनके वहाँ से जो आसाब आ रहे होते हैं वो हमारे राइट साइड के हिस्से जो है उसके अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं, और हमारे जो राइट साइड के जो आ रहे होते हैं दिमाग से जो आसाब निकल रहे होते हैं वो हमारे लेफ़्ट साइड के हिस्से के अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों में फ़र्क क्या होता है कि ये खून की नालियाँ तंग होने से फालिज हुआ, क्लॉट आने से फालिज हुआ, या खून की नाली फट जाने की वजह से फालिज हुआ, कैसे हमें पता चलेगा? दोस्तों, अगर तो किसी मरीज़ को ऐसा फालिज होता है, मसलन उसे पता चलता है जिसका बाजू जो है उसके अंदर सुनपन आना शुरू हो गया, वो काम नहीं कर रहा, फिर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है उसकी टांग भी काम जो है वो भी नहीं कर रही, जैसे वो मूवमेंट करना चाहता है, हिलाना चाहता है, हरकत करना चाहे, उसमें काफ़ी कमी आ रही है। फिर वो देखता है उसकी ज़बान भी जो प्रॉपर तौर पर अल्फाज अदा नहीं कर रही, और फिर यकदम वो हिस्सा मफलूज हो जाता है। तो इस तरह का जो फालिज होता है इसे हम कहते हैं क्रीपिंग पैरालिसिस जिसे कहते हैं, यानी ऐसा होने वाला फालिज। और ये हमेशा कब होता है? जब खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं या खून की नालियों में कोई क्लॉट आ जाता है, उस वजह से होता है। लेकिन एक बंदा बैठा हुआ है और यकदम उसके जिस्म का एक कोई हिस्सा काम करना छोड़ जाए, तो ये जो होता है ये दरअसल जो है वो खून की नाली के फट जाने की वजह से होता है। जब खून की नाली फटेगी तो लाजमी तौर पर उसको फालिज एट द स्पॉट हो जाएगा। ये नहीं है कि पहले उसे ऐसा चल रहा था और अब वो यकदम हुआ। अब उसकी कोई वजह भी हो सकती है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादातर लोगों को बढ़ा और हमारे खून की नालियों के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो पतले हो जाते हैं और वहाँ गुब्बारे की शक्ल एम्बोलिज्म की वो सूरत अख्तियार कर जाते हैं, और जब प्रेशर बढ़ता है तो वो जगह फट जाती है। जब वो फटती है तो उस टाइम क्या था, खून निकल के उस मुतल्लिका हिस्से तक चला जाता है और दिमाग के उसी पे फैल जाता है। और ऐसे मरीज़ अगर तो वो बड़ी नाली फटी है और वो सेंटर ऑफ द ब्रेन के ऊपर फट जाती है, तो ऐसा मरीज़ 2 दिन तक बिल्कुल होश में रहेगा, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, यानी बेहोशी में चला जाएगा, और तकरीबन 5 दिन के बाद इसी सूरत के अंदर अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है यानी उनको बेहोश हुए लेकिन थोड़ी देर बाद वापस होश में आ गए, ये बेहोश हुए ही नहीं थे, तो वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसा उनका फालिज अटैक हुआ और वो क्लियर हो गए। और कुछ ऐसा होता है किस मकाम पे कहीं बहुत बैक पे जाके कहीं नाली फटी है तो उन लोगों फिर वीकनेस रहती है और वो थ्रू आउट द वीकनेस रहती है। अब ये ऐसा होता है कुछ लोगों में आप देखते हैं अक्सर ये हमारे मिथ पाई जाते हैं, नहीं जी जो लेफ़्ट साइड का फालिज है ना वो बड़ा ख़तरनाक है जी,
वहाँ पर दिल होता है चूँकि, इसलिए वो बड़ा ख़तरनाक है, और राइट साइड का जो फालिज है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखते हैं कि जिन लोगों को दिमाग की लेफ़्ट साइड के अंदर यानी उनको क्लॉट आया है, उनकी नालियाँ फालिज हुआ है किसी वजह से, तो उन लोगों को जहाँ पर राइट साइड का फालिज होता है वहाँ पर उन लोगों को ये होता है कि उनकी स्पीच भी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी उनका बोलना जो है वो भी बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दिमाग के जो हमारा जो लेफ़्ट जो दिमाग है, जो उसका जो हिस्सा है, वहाँ पर स्पीच सेंटर होता है। जब वो मुतासर होगा तो लाजमी तौर पर वो मरीज़ बोलना भी बंद कर देगा। और कुछ लोगों में जो बड़े मजबूत असाब के होते हैं, उनमें ये तो होता है कि वो ज़बानदारी वो लिख के बता रहे होते हैं कि मुझे ये हो रहा है, ये मसला हुआ था, ऐसा हुआ था, लेकिन सम टाइम ये होता है कि वो लिख के भी नहीं बता सकते, मतलब वो सिस्टम टोटल कैप्स कर जाता है। और जिन लोगों को जब लेफ़्ट साइड का फालिज होता है उनमें क्या होता है, याददाश्त उनकी ख़त्म हो जाती है। मसलन वो देखते हैं कि ये मेरे सामने अगर उसका बेटा जब पूछे ये कौन है, एक बताए जी बेटा है जी, क्या नाम है इसका, याद नहीं आ रहा मुझे, और सम टाइम वो उनको कुछ याद ही नहीं था मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर आया हूँ। तो यानी ये अलामात आपको बताएगा कि आया ये फालिज आपके लेफ़्ट साइड पे हुआ था या ये राइट साइड पे हुआ था। आया ये फालिज जो है वो खून की नालियों के तंगी की वजह से हुआ था, खून की ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से हुआ था, या खून की नाली फट जाने की वजह से हुआ था। और इसके मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जिसे हम कहते हैं, एक को तो हम कहते हैं जी क्या मोनोप्लेजिया कहते हैं, यानी अगर आपका जिस्म का कोई एक हिस्सा, मसा आँख का फालिज हो गया, ज़बान का फालिज हो गया, एक बाजू का हो गया, एक टांग का हो गया, किसी एक हिस्से का हो गया, इससे हम कहते हैं मोनोप्लेजिया, ये एक हिस्से का फालिज। और कभी ऐसे होता है कि आपके दोनों हिस्सों का हो जाए, यानी इस बाजू का हुआ तो साथ इस बाजू का भी हो गया, एक टांग का हुआ तो साथ दूसरी टांग का भी हो गया, एक साइड चेहरे को हुआ तो साथ दूसरी साइड का भी हो गया, दोनों में, इसे हम कहते हैं डायप्लेजिया। और एक होता है कि आपका निसफ हिस्से का हो जाए, राइट साइड का हो जाए या लेफ़्ट साइड का हो जाए, होगा निसफ ही, इसे हम कहते हैं हेमीप्लीजिया, यानी हाफ। और कभी होता है कि आपने निचले धड़ का हो जाए, जैसे बता रहे फालिज असफल, जिसे हम पैराप्लीजिया कहते हैं। और एक फालिज होता है जो आपको बिल्कुल या गर्दन से नीचे फालिज ही हो जाए, ऊपर वाला सिस्टम ठीक चल रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह होती है हमारे का जो मुअख्खर दिमाग है, जहाँ पर सारे हमारे आसाब जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, जो तकरीबन 80% आसाब तो क्रॉस करते हैं और बाकी तकरीबन 20% आसाब सीधे चले जाते हैं। अगर वहाँ पर जो है, जिसे हम पैरामाइड कहते हैं, जिनमें एक उभार सा बना हुआ है, अगर वहाँ पर चोट लग जाए तो उस वजह से फालिज हुआ तो वह पूरे यहाँ से पूछे नीचे धड़ का फालिज हो गया। इसके अलावा दिमाग में रसौली आ जाए, दिमाग में कहीं चोट लग जाए, टीबी हो जाए, दिमाग की झिल्लियों का किसी झिल्ली का जो है वो सोजिश आ जाए तो भी फालिज हो सकता है। सेम इसी तरह हमारी अगर खुदा न खासा जहाँ चोट लग जाए, हरमा मगज़ में कहीं चोट लग जाए, उस वजह से भी फालिज हो सकता है। जैसे बुनियादी फाले की मुख्तलिफ अक़साम है। अब इसमें एक चीज़ तो कन्फर्म है, फालिज हो गए किसी वजह से भी आपकी जो हरकत हैं, यानी वो हरकत जो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, वॉलंटरी जिसे कहते हैं, आप कर सकते हैं, वो हरकत ख़त्म हो जाती हैं। और कुछ में ऐसा होता है कि हरकत भी गई और साथ एहसासात भी गए, यानी आपको लगा रहे हैं खारिज का, आपको पता ही नहीं है और उसी सिर्फ पर। और कुछ फाले की वो अक़साम भी होती हैं जिसके अंदर आपको एहसास तो होता है लेकिन हरकत नहीं होती, यानी उसके सेंसरी नर्व जो काम कर रहे होते हैं लेकिन उसके मोटर नर्व जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते। मतलब ये है कि आपके दिमाग से जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो थ्रू नर्व्स आपके आने हैं, थ्रू आसाब के आने हैं, वो नहीं पहुंच रहे होते। ये तो कॉमन है हर फालिज के अंदर। लेकिन कुछ भी ऐसा होगा, जैसे कि हम बताएं, फालिज है वो खिलते बलगम की ज़ाती से हो सकता है, ये खिलते सौदा की ज़ाती से भी हो सकता है, ये खिलते सफरा की ज़ाती से भी हो सकता है। आप इसकी तशख़ीस आप नबज़ से भी कर सकते हैं, इसकी करूरा से भी कर सकते हैं, आप इसके ज़बान से भी इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। अगर बलगम की ज़ाती से होगा तो ज़बान उसकी सफ़ेद होगी, पेशाब उसको कसरत से आ रहा होगा, ब्लड प्रेशर उसका लो जा रहा होगा, और नब्ज़ उसकी जो है वो बिल्कुल हड्डी के साथ जाकर लग रही होगी, इंतहाई कमज़ोर होगी। जब ऐसी कुछ है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपको बलगम की ज़्यादती से और आपको बलगम का तनकिया ही करना होता है, और उसमें एक आपके आसाब की जो सोजिश है उसको उतारने की आपने दवाइयाँ देनी होती हैं। और सम टाइम ऐसा होता है आप टेस्ट करवाते हैं, एक तो ये कि मरीज़ का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, अगर उसके बाकी एंजियोग्राफी जो करवाई गई है उससे पता चला उसके खून की नालियाँ बिल्कुल तंग हो गई हैं,
और आपको ये भी पता चले वहाँ पर कोई क्लॉट वगैरह आ गया है, तो ये खिलत सौदा की ज़्यादती है, यानी आपका खून गाढ़ा हो चुका है। तो फिर आप इसमें क्या होगा कि ज़बान जो होगी सफ़ेद तो होगी लेकिन हल्की होगी, साइडों पे किनारे उसके जो सुर्ख होंगे। मरीज़ की नब्ज़ पूरी कुव्वत में होगी और उसके बिल्कुल मुशर्रफ होगी, यानी बिल्कुल ऊपर के मकाम पर होगी। पेशाब उससे कम मिकदार में आएगा, उसमें सुर्खी मैल भी हो सकता है। तो ये सारी अलामात होंगी। तो यहाँ पर आपने जो इलाज करना मरीज़ के, आपने खून को पतला करने वाली दवाएं देनी हैं। तो जब आप खून को पतला करने वाली दवाएं देंगे तो फिर यकीनी तौर पर इस मरीज़ के क्लॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, इस जो खून की नालियाँ तंग हो रही थी वो भी ठीक हो जाएंगी और खून की सप्लाई बेहतर हो जाएगी और मरीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फालिज में और हार्ट अटैक के अंदर 80% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सेम होती हैं। यही वजह है कि जिसको फालिज होता है कुछ अरसे बाद उससे हार्ट अटैक भी होता है, जिसको हार्ट अटैक होता है उसको कुछ अरसे बाद उसको फालिज भी हो जाता है, क्योंकि दोनों में खून की नालियाँ तंग होती हैं, दोनों में क्लॉट्स बन रहे होते हैं और खुदा न खासा ब्लड प्रेशर उस वक़्त भी हाई होता है जिसे हम तिब्बी ज़बान में फ़िशार दम काज़िब कहते हैं। उस सूरत के अंदर फालिज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि ब्लड प्रेशर जो है जिसे हम फ़िशार दम सादिक कहते हैं, ये सफ़रा की ज़्यादती हो, ज़बान बिल्कुल सुर्ख हो, करूरा उसका पीले रंग का हो, जलन के साथ आ रहा हो, तो ये सारी अलामात आप देखेंगे कि ये सफ़रा की ज़्यादती है। और उसकी नब्ज़ जो है कि वो दरमियान में होगी, जैसे हम खुद असाबी नब्ज़ कहते हैं। उसमें नब्ज़ जो है वो तवील भी होगी, वो सरी भी होगी और उसके अंदर वो बारीक भी होगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो उस वक़्त क्या होते हैं, आपके खून की नालियों के अंदर जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनकी सोजिश वाक़ हो जाती है और उस वजह से आपके खून की नालियाँ तंग हो रही होती हैं। तो उस वक़्त आपने इलाज जो करना है एपिथेलियल टिश्यूज़ को सोजिश उतारने का कर दें, तो उससे आपका मरीज़ है वो बिल्कुल रिकवर हो जाता है। तो मज़ीद ये सब कुछ जो है वो तजर्बात के ऊपर भी होता है। लेकिन ये नहीं है कि एक ही नुस्खे को हम कहेंगे जी ये जो नुस्खा थे बेकदीम ने बताया था, ये शिंगरफ सिमल फार वाला नुस्खा जो है ये फाले का बेहतरीन इलाज है। और मरीज़ का अगर पहले ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और उसके खून की नालियाँ तंग हो रही हैं तो इसने जाकर तो उसको मज़ीद तंग कर देना, मरीज़ को एक दफ़ा फाले दोबारा फिर फाले का अटैक हो जाएगा। उसे नहीं जी इसे कबूतरी खिलाने है, आपने इसे बकरे का गोश्त ही खिलाना है, मिसाला भर के खिलाना है, तो नहीं दोस्तों, पहले तशख़ीस कर लेते हैं, उसके मिजाज की तशख़ीस कर लेते हैं और उसके मुताबिक पर जो नुस्खा आप तजवीज़ करेंगे और ख़िज़ा तजवीज़ करेंगे, यकीन जाने कि पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने अक्सर देखे जो लोग करते हैं, जब फालिज हो जाता है तो मरीज़ का क्या होता है, उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है और हम क्या करते हैं उसको उसके हाथ में गेंद पकड़ा दे, कहते हैं यार इसको दबाते चला जाओ, तेरे हाथ की हरकत बेहतर हो जाएगी, ये स्प्रिंग पकड़ो, इसको दबाते चलो तुम्हारे हाथों में ताकत आ जाएगी। ओ भाई उसका हाथ तो पहले ही बंद हुआ है, मज़ीद करने से क्या होगा, वो तो भाई और बंद हो जाएगा। उसको फिर क्या करें, आप इसको इस तरह खोल के बाहर की तरफ ताकि किसके रिफ्लेक्सेस बेहतर हो जाए। ये गलती मत कीजिएगा, इससे बजाय फ़ायदे के मरीज़ को हमेशा नुकसान होता है। और फिर एक चीज़ और होती है कि मरीज़ को ठीक होने के किस तरह के हर एक चीज़ के तरीके कार है ना। सबसे मरीज़ का जैसे मुट्ठी बांध हुई है तो उसमें सबसे पहले उसका कौन सा हिस्सा हरकत में आएगा, उसके कंधे आएंगे, फिर क्या होगा उसके कोनी हरकत करेगी और एट द एंड जाके उसके हाथ जो वो खुलेगा और वो हरकत करेगा। इस तरह उसके अगर बाजू जो मरीज़ जब चलता है तो पाँव को सीट के चलता है, तो सबसे पहले उसे क्या होगा, कुल्ले का जोड़ हरकत करेगा, फिर उसे नी का जॉइंट जो है वो मूव करेगा और एंड पे आके उसके फुट ड्रॉपिंग जो है वो ठीक होगी। अगर कोई मरीज़ आपसे आके कहे नहीं हमारा मरीज़ तो अभी पाँव लटका के सीट के चल रहा है जी, वो तो ठीक नहीं हो रहा, तो उनसे पूछे जनाब उसकी कुल्ले की हरकत आनी शुरू हो गई है, उठ के बैठ रहा है, क्या उसके घुटने जो है वो उसके फ्लेक्सिबिलिटी आई है वो ठीक हो रहा है, कहते हाँ जी, तो समझो आपका मरीज़ ठीक हो रहा है, ऐसा ऐसा ये भी होगा। इस तरह कोई मरीज़ आपसे कहते हैं जितनी देर होगी इलाज करते हुए मरीज़ की मुट्ठी तो वैसे हाथ उसका लगा हुआ जी, उनसे कहे जनाब उसके कंधे हरकत कर रहे हैं, उसकी कूनी भी हरकत कर रही है, तो ये भी समझो कि आपका पेशेंट जो है वो ठीक होने की तरफ जा रहा है और इसने सबसे एंड पे ठीक होना है ताकि मरीज़ तो चाहता है फ़ौरन ठीक हो जाए, इसके अलावा यकीन भी चाहेंगे फ़ौरन ठीक हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त कौन सा उस पहले ठीक होगा, कौन सा एंड पे जाके होगा, ताकि आपका भी आप कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो और मरीज़ को भी आप पूरी तरह मुतमईन कर सकें। बहुत शुक्रिया।